मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये टाइटल है चैप्टर 8 का, जो कि है बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। इस चैप्टर के अंदर ऑर्थर ये कहता है कि तुमको अगर किसी से कुछ काम है तो तुम उस काम को करवाने के लिए खुद मत जाओ, बल्कि ऐसा ऐसा स्थिति उत्पन्न करो, ऐसी सिचुएशन बनाओ कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए तुम्हारे पास खुद चला है। ठीक है। और इसके लिए, इसको समझाने के लिए इस प्रिंसिपल को ऑर्थर कुछ स्टोरीज का यूज़ करता है। जो पहली स्टोरीज है वो नेपोलियन की है। नेपोलियन बोनापार्ट जब पहली बार युद्ध में हारा था, तब पूरे वियना में एक सभा बुलाई गई। रसिया के चार से लेकर के यूरोप के बड़े बड़े नेता सब आए, और वहीं पर बैठा था नेपोलियन का विदेश मंत्री। और सब बहुत डरे हुए थे नेपोलियन से, लेकिन वो विदेश मंत्री बहुत शांत था और आराम से बैठा हुआ था। नेपोलियन को कुछ लोग दूर भेजने को कहते थे, तो कुछ लोग उसको पास में रखने को कहते थे। इसी तरह नेपोलियन को बहुत दूर ना भेज करके इटली के एक आइलैंड पे रखा गया, और वहाँ पर चारों तरफ से सेना को तैनात कर दिया गया। सेना के जो तोप थे, उनका जो मुंह था जहाँ से निकला जा सकता है, जिन गेट से, वहाँ पर हमेशा लगा होता था कि नेपोलियन कभी अगर भागने की कोशिश करे तो तोप से उसे उड़ा दिया जाएगा। और नेपोलियन का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक खाना बनाने वाला दिया गया, और कुछ कोटियर्स दिए गए, मतलब कुछ जो राजा के साथ जो होते हैं, जो मंत्री मंत्री मान लो, नकली मंत्री दिए गए, कोटियर्स दिए गए। और ऐसे लोगों को दिया गया जो उसके कोर्ट में रह सके, और वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन एक दिन क्या होता है कि नेपोलियन, दिन में धूप निकली हुई थी, और उस समय एक जहाज आती है और उसमें नेपोलियन निकल जाता है। जो सेना है वो नेपोलियन की खोजने की कोशिश करती है, उस जहाज़ को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन नेपोलियन की जहाज़ गायब हो जाती है और नेपोलियन निकल जाता है। एक छोटी सी आर्मी बनाता है नेपोलियन, और हमला कर देता है पेरिस पर, जो कि फ्रांस की राजधानी होती है। और उसके बाद वो जीत भी जाता है। उसके बाद वहाँ के जो राजा थे वो भाग जाते हैं, और एक सेना, बड़ी सेना नेपोलियन पे हमला करने के लिए आती है, जो कि जो कि पिछले राजा को सपोर्ट करती है। लेकिन उस राजा के जो सिपाही थे, उस सेना के जो सिपाही थे, वो पहले नेपोलियन के अंडर में काम करते थे, और नेपोलियन को देख करके वो लोग खुश हो गए, अपने पुराने नेता को देख करके वो लोग खुश हो गए, और अपनी सेना छोड़कर नेपोलियन की सेना में आ गए। लगभग 100 दिन तक फिर नेपोलियन राज करता है, और उसके बाद नेपोलियन एक युद्ध करता है और उसमें हार जाता है। इस बार पिछली गलतियों से सीख चुके नेताओं ने निर्णय लेते हैं कि इस बार नेपोलियन को आसपास के इलाकों में नहीं रखा जाएगा, बल्कि दूर रखा जाएगा। नेपोलियन को दूर भेज दिया जाता है, अफ्रीका के आसपास के किसी आइलैंड में। और उस समय फिर से नेपोलियन को ये ऑफर आता है कि जो इंग्लिश है, जो कि इंग्लैंड वाले हैं, वो तुमको फिर से राजा देखना चाहते हैं और राजा की तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, और तुम्हारी भागने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और उसे भगाने के लिए प्लानिंग की जाती है, और नेपोलियन वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग होती है। इस बार जो उसका विदेश मंत्री होता है, वो सब पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो विदेश मंत्री होता है वो नेपोलियन के विरुद्ध में जा चुका होता है। और वो अब विरोध में नहीं जाता है, वो बहुत पहले का ही विरोध में जा चुका होता है। उसको लगता है कि नेपोलियन के जो भी आइडियाज़ हैं, अगर उस पर कार्रवाई की गई और नेपोलियन शासन में रहा, तो वो फ्रांस को फिर युद्ध में ढकेल देगा, और फिर फ्रांस और यूरोप में कभी शांति नहीं आ पाएगी। इसलिए जो विदेश मंत्री होता है वो नेपोलियन से गुस्सा हो गया होता है, बहुत पहले ही उसके विरोध में चला गया होता है। जब पहली बार मीटिंग हुई थी तब उसने कहा था कि नेपोलियन को बहुत दूर भेज दो, लेकिन तब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। तो उसने शांति से समय का इंतजार किया, और एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें नेपोलियन को भागने के लिए एक बेट दिया। नेपोलियन भागा, और उस समय नेपोलियन को उसने क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से उसने एक सिचुएशन क्रिएट की, और उस सिचुएशन को खुद ही हैंडल किया। और तब कहता है कि जो लोग, आपने कई बार देखा होगा कि जो जो राजा बहुत एग्रेसिव होते हैं वो एंड कर जाते हैं, क्योंकि जो लोग एग्रेसिव होते हैं वो रेयरली कंट्रोल में होते हैं। और जो जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनकी जो पावर की डेफिनेशन होती है वो रॉन्ग होती है, क्योंकि वो हमेशा एक तो मूव से ज़्यादा आगे तक नहीं देख सकते हैं। दूसरी कहानी है एक आर्किटेक्ट की। एक आर्किटेक्ट होते हैं एक सिटी में। एक बार एक किसी का
एक इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना होता है। आप समझ लो कि एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को बनाना होता है और एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट होता है। उसके साथ-साथ एक ऐसा आर्किटेक्ट भी होता है जो उतना बढ़िया तो नहीं होता है, लेकिन उसको भी हायर कर लिया जाता है सिटी ऑफिशियल्स द्वारा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शंस अच्छे थे सिटी ऑफिशियल्स के साथ, ठीक है? गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन अच्छे थे और जो अच्छा आर्किटेक्ट था उसको पता था कि अगर इसके साथ मैंने काम किया तो ये कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन आधा क्रेडिट मेरा ले जाएगा, ठीक है? तब क्या करता है जो अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो लड़ता नहीं है, वो कुछ आर्गुमेंट नहीं करता है, वो शांति से बैठा रहता है और फिर धीरे से एक दिन खबर आती है कि वो बीमार हो गया है और वो काम करने के लायक नहीं है। और जब सिटी ऑफिशियल्स उसके पास जाते हैं कि सर आप काम कर दीजिए, कैसे करके कुछ उसको कंप्लीट करा दीजिए, तब वो कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति आप लोगों ने हायर किया है आप उससे काम करवा लीजिए, वो कर सकते हैं, वो भी एक आर्किटेक्ट है और अच्छे आर्किटेक्ट है। सिटी ऑफिशियल्स को कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि जैसे सेकंड आर्किटेक्ट को उन लोगों ने हायर किया हुआ है वो बेकार है और इस वजह से उसको फायर कर दिया जाता है। और कुछ ही देर में जो अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो भगवान की किसी कृपा से ठीक हो जाता है और सिटी ऑफिशियल्स का काम, सिटी का काम, बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर देता है। इस कहानी में जो वो बीमार पड़ा था वो उसका एक प्लॉय था, वो इसका एक सब उसने एक सिचुएशन क्रिएट किया ताकि उसको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए और उसे कहना भी ना पड़े। इस तरह से ऑर्थर कहता है कि जब कोई चीज़ आपको चाहिए होती है और उसे उसे देने के लिए लोग खुद आते हैं तो आप पावर में होते हैं, ठीक है? आप कंट्रोल में होते हैं और जब आप कंट्रोल में होते हैं तो आप पावर में होते हैं। यही रहा इस चैप्टर की समरी, यही रहा इस चैप्टर का नॉलेज मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव। जय मां भारती।